पाकिस्तान अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए। जो अंदरूनी हालात हैं उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका जेके लिस्ट प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में सेना और आतंकवादियों के बीच 2 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। जबकि बुरी खबर यह है, अफसोसनाक खबर यह है कि एक डीएसपी समेत सेना के मेजर, कर्नल और साथ ही एक जवान और एक खोजी डाक शहीद हुए हैं, जबकि 5 सेना के जवान और एक पुलिस अफसर के जख्मी होने की खबर है। ये तफसीलात हैं। कश्मीर में अचानक आतंकी वारदात में आई तेजी को लेकर भारतीय सेना के चीफ ऑफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि आपने सुना। आपको एक बार फिर से हम सुनवाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान परेशान है। उन्होंने कहा कि इस साल 2.25 पर्यटकों के आने की उम्मीद है, लिहाजा पर्यटन को रोकने की साजिश पाकिस्तान कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कड़े शब्दों में कहा कि हम पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और हम ये जानते हैं कि जो दक्षिण कश्मीर है, साउथ कश्मीर है, वहां पर बहुत दिनों के बाद आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो क्या ये तेजी इसे माना जाए? कई ऐसे सवाल हैं जिसे हम समझेंगे। कई विशेषज्ञों के जरिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए। जो अंदरूनी हालात हैं उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। तो जम्मू के राजौरी के इलाके नरोला, जिसे नरला भी कहा जा रहा है, वहां पर इनकाउंटर हुआ। और साउथ कश्मीर के गड़ोल इलाके में भी इनकाउंटर की खबर है, जिसमें कई नुकसान की भी खबर है। बड़ी खबर हम जैसे कि आपको एक बार फिर से हम बता दें, जिसमें 3 जाने जो कि शहीद हुई हैं, उनमें डीएसपी हुमायूं भट्ट है, मेजर आशीष धुनाक और कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कि बेहद दुखद खबर सामने आ रही है मुठभेड़ के हवाले से दक्षिण कश्मीर में, जो कि इस वक्त भी जारी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हमें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आतंकियों का जो टारगेट है वो जम्मू की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ढांगरी इलाके की अगर हम बात कर लें, वहां पर जो आतंकी गतिविधि, आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद से उधर इन इलाकों में ज्यादा आतंकी गतिविधि यहां देखी जा रही थी। लेकिन अब साउथ कश्मीर के हवाले से अगर पिछले 3 महीनों की या 1.5 महीने की बात करें, तो उसमें 3 से 4 वारदात सामने आ चुकी हैं। तो क्या यह दर्शाता है, इसके माने क्या निकाले जाए? कई खास मेहमान हैं जिनका हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर धीमान साहब हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाओं की शिफ्टिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं। अजय भारती साहब, जो कि एक्स एमएलसी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत करते हैं। धीमान साहब, आपका भी वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे यही तासुरात लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो हमें तफसीलात मिल पाई हैं, उस बेहद दुखद खबर यह है कि कई जाने शहीद हुई हैं। जो मेजर, कर्नल, अफसर हैं, डीएसपी हैं, वो कुकरनाग में शहीद हुए हैं। क्या ये माना जाए कि कश्मीर में इन दिनों आतंकी वारदात में तेजी माना जाए इसे? क्योंकि हम अभी तक ये कहा जा रहा था कि लगातार जो आतंकियों ने अपनी जो टारगेट एरिया है उसे शिफ्ट कर लिया है जम्मू की तरफ, जम्मू के विभिन्न इलाकों की तरफ। लेकिन एक बार फिर से दर्शाता है कि 1 से 1.5 महीने में कई वारदात कश्मीर में सामने आई हैं। साउथ कश्मीर की एक घटना है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और मैं बिल्कुल कहूंगा काफी हमारे लिए सेटबैक है, और मेरी श्रद्धांजलि है कर्नल मनप्रीत, मेजर और जो डीएसपी जेएनके पुलिस के शहीद हुए हैं। और पूरा देश उनके परिवारों के साथ है इस दुखद घड़ी में। लेकिन एक ये जंग है, ये आप हमें बात समझनी चाहिए। पाकिस्तान ने जब देखा कि आपने G20 इतना सक्सेसफुल किया और कश्मीर में उसको जो पूरे देश में सेशंस किए, उसमें एक जम्मू कश्मीर में किया, और आपने देखा कि अभी पिछले हफ्ते किस तरह से कामयाबी से पूरी दुनिया ने भारत को हेल किया और एक ग्लोबल
पावर की तरह भारत इमर्ज हो रहा है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उनकी नीयत में मैं बार बार कह रहा हूँ कोई तब्दीली नहीं आई है। और चाहे उनके अपने लोग मर रहे हैं, उनकी हालात बहुत जिस देश ने जो 25 करोड़ लोगों को यही सिखलाया है, उनको ज़ॉम्बी बनाया है कि आपको गज़वा हिंद करना, आपको जिहाद करनी है, आपको काफिरों से नफरत करनी है, भारत से नफरत करनी है। तो वहां से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? और इसका मतलब ये होता है कि कोई ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, खासकर फॉरेन टेररिस्ट जो नॉर्थ कश्मीर से जो इलाका है, वहां बॉर्डर का इलाका, वहां से इन्फिल्ट्रेट होकर साउथ कश्मीर में आया है। और जो ये एम्बुश लगा के बैठा था कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। ये जंग है, इसमें कभी हमारा भी नुकसान होता है। मैंने बहुत सेटबैक जिंदगी में देखे हैं अपनी नौकरी के दौरान, लेकिन इससे घबराना नहीं है। भारत को इस जंग के लिए तैयार रहना है और हमें अपने आप को पूरा मैं अपनी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर पूरा भरोसा करता हूं और वो इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इनिशियल सेटबैक्स जरूर होते हैं। कभी आप यहाँ हमने हजारों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया ऑपरेशन ऑल आउट में, तो ये भी ऐसा हमेशा आपको कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन ये सही है कि कोई ग्रुप यहाँ वेल एंट्रेंच था जिसने ये जो कारनामा अंजाम दिया है ताकि फौज का और पुलिस, जे.एंड.के पुलिस का नुकसान हो। बिल्कुल, बहुत बड़ा सेटबैक इसे माना जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर एसपी वैस साहब कर रहे थे। ब्रिगेडियर दीवान साहब, वही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे देश के लिए, कई आर्मी ऑफिसर्स की जान चली गई है, शहीद हुए हैं कुकरनाग की घटना में। वहीं अगर राजौरी के इलाके नरला की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें कामयाबी मिली है। ये जो टेरेन है, जो इलाका है, ये भी बहुत विभिन्न परिस्थितियों के हवाले से इसे देखा जाता है। आप क्या मानेंगे कि दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो क्या ये माना जाए कि आतंकियों के जो टारगेट एरिया में कहीं ना कहीं तब्दीली आई है? क्योंकि कई घटनाएं पिछले 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो उस पर नजर डाले तो 3 से 4 घटनाएं ऐसी आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं। तो क्या ये माने कि अब उनके टारगेट एरिया में शिफ्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? देखिए सना जी, सबसे पहले तो जो शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि है। और आपने बोला ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं इसको सेटबैक नहीं मानता। जो शहीदों ने अपनी शहादत दी है और उसके लिए हमें उन पर गर्व होना चाहिए, ना कि हमें उनके लिए कोई संवेदना शोक संदेश करना चाहिए। हमें गर्व है उन लोगों पर कि हमारे पास ऐसे जांबाज लोग हैं जो हंसते हंसते अपनी जान भी देने को तैयार है देश के लिए। अब आई बात आपके आतंकवादियों की, उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए, जब ये आतंकवाद शुरू हुआ था तो बेसिकली जो उनके इन्फिल्ट्रेशन रूट थे वो नॉर्थ कश्मीर में थे, बेसिकली गुरेज में थे, यहाँ आपके तंगधार इलाके में थे, और थोड़ा बहुत राजौरी पुंछ की तरफ से भी होता था। और उसके बाद जो इनका आतंकवादियों का गढ़ बनना शुरू हुआ वो नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर में शिफ्ट हुआ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहां पे तराल फॉरेस्ट के अंदर उनको छुपने की जगह बड़ी अच्छी मिलती थी। फिर हमने ये जो मुगल रोड बनाई, उससे क्या हुआ, जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो राजौरी पुंछ, मुगल रोड एंड साउथ कश्मीर, ये होता चला गया। फिर उसके बाद जब 370 हटा तो जो हमारी जो इनसे काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजीज थी वो एकदम सेंटर से कंट्रोल हो रही थी, उनमें सिनर्जी ज्यादा आई और घाटी के अंदर जो जितने भी आतंकवादी थे उनको बिल्कुल खलबली मच गई, बल्कि उनको खत्म कर दिया गया। ऑलमोस्ट लेट्स से अबाउट 60-70% फिनिश हो गए, जो पहले नहीं होते थे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो उससे उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया टुवर्ड्स राजौरी पुंछ थ्रू दिस मुगल रोड, और सारी की सारी इन्फिल्ट्रेशन जो थी वो हो रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल से, जिसको इंडियन आर्मी ने एकदम से सील किया। परंतु यहाँ का जो टेरेन है, अंडुलेटिंग टेरेन है, हाई माउंटेन्स है और बहुत ही थिकली वुडेड फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे 100% इन्फिल्ट्रेशन रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। परंतु फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, जे.एंड.के की अपना आर राष्ट्रीय राइफल्स प्लस इंडियन आर्मी जो थी, इन्होंने बहुत जबरदस्त शिकंजा कसा। और आपने देखा कि जो आतंकवादियों का जो शिफ्ट था एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो आया राजौरी पुंछ की तरफ। सबसे पहले डांगरी हुआ, फिर भट्टादूरियां हुआ, फिर कांडी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से 15 दिन पहले फिर एक इंसिडेंट हुआ
और वो सारा चलना शुरू हो गया टुवर्ड्स मुगल रोड। जो आज आप नरोला की बात कर रहे हैं या नरला की बात कर रहे हैं, ये मुगल रोड के ऊपर आ रहा साउथ कश्मीर की तरफ, कुकरनाग की तरफ, जो अभी आज जहां पे ऑपरेशन चला है। तो इस तरह से इनकी स्ट्रेटजी शिफ्ट हो रही है। परंतु जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने एरियाज में जितनी भी गुफाएं हैं उनकी सैटेलाइट मैपिंग करी है, और अभी वो जब गुजर बकरवाल जो अपने इलाकों को छोड़, डोक्स को छोड़ के प्लेन की तरफ आ रहे हैं, तो डोक्स के ऊपर भी सर्विस शुरू कर दी है। और ये जितने भी कुछ लोग हैं जो शायद पैसे के लिए या डर की वजह से या रिलीजियस रीजन की वजह से इन लोगों को मदद कर रहे हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट की हो, वो उनको पकड़ रही है। इंटेलिजेंस सर्विसेज उनके जो एसेट्स हैं उनको सील किया जा रहा है और उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये किस्म का ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। तो जब तक ये सारा का सारा एरिया सिक्योर नहीं हो जाता मुगल रोड का साउथ कश्मीर तक, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें क्योंकि जो हम कहते हैं कि जब हम इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, वी आर विद वन हैंड टाइड बिहाइंड। हम लोगों को कोलैटरल डैमेज नहीं चाहिए, सिविल पॉपुलेशन को हमने बचाना है। उसके चक्कर में हमारी भी कुछ जानें जाती हैं, कुछ हमारी डैमेज होती है, पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से सिविलियन को किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। तो जहां तक सिविलियन की उनको मदद देने के सवाल है, वहां पे हमारी इंटेलिजेंस को थोड़ा जी बिल्कुल, मददगारों के खिलाफ भी शिकंजा जो है कसता जा रहा है। एक और खास मेहमान इरफान हफीज लोन साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ अजय भारती साहब जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूं। अजय भारती साहब, बहुत बड़ा ये लॉस है जिसे गर्व की बात भी मानी जा रही, जैसे कि डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि शहीद हुए जवान, उन्होंने हिंदुस्तान के नाम पर अपनी जान न्यौछावर की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नाकाब साजिश को अंजाम दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से साफ कड़े शब्दों में ये कहा गया कि पाकिस्तान की तमाम साजिशों को काम करेंगे। वहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, दिगर दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कंडोलेंस भी, श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है अभी ताजा घटना जो घटित हुई है उसके हवाले से, शहीदों के हवाले से। लेकिन ये भी साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान आज जो घटनाएं हो रही हैं, कल जो घटनाएं हो रही थी, हो सकता है आने वाले दिनों में घटनाएं घटित होती रहेंगी, लेकिन इसके रूट कॉज पर जाने की जरूरत है। पाकिस्तान से बातचीत हिंदुस्तान को करना चाहिए। एक बार फिर से उन्होंने बातचीत की वकालत की है। देखिए साना जी, सबसे पहले तो मैं शहीदों नतमस्तक होकर उनको श्रद्धांजलि करता हूँ, उनके घर वालों के साथ अपने जो संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। ये ठीक है कि हमें उन पर गर्व है, लेकिन उसके साथ में इस तरह से नुकसान होना, सिविलियन ब्रेव ऑफिसर्स को यूज करना, ये पेनफुल भी है। इसलिए उनको श्रद्धांजलि करते हुए मैं दो बातें निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। एक, पाकिस्तान की नीयत कभी ठीक हो सकती है या ठीक थी, ये सोचना ही गलत है अपने आप में। पाकिस्तान परेशान नहीं है, उसका अपने अंदरूनी हालात से तो है ही है, भारत की सक्सेस के साथ, भारत के आगे बढ़ने से उनको और प्रॉब्लम होती है। हम पिछले दिनों देखें पाकिस्तान की आर्मी पर भी क्या क्या हालत होती है, तो इसलिए वो अपने लोगों का ध्यान और भारत की सक्सेस के से ध्यान हटाने के लिए भी इस प्रकार की गतिविधियां हमने पिछले 30-35 सालों में देखा है कि वो बार बार लोगों का अटेंशन हटाने के लिए भी ये करता है। हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान और POJK में किस प्रकार से शिया समुदाय के साथ वहां पर जो अन्याय हुआ, तो वो कैसे भारत की तरफ और भारत की नेतृत्व की तरफ देख रहा है। तो ये सारी घटनाएं इस सारी चीज में कंट्रीब्यूटरी है। इसमें मुझे एक दो सिल्वर लाइन्स भी दिखाई देती है, क्योंकि ये इनिशिएट हुआ तब जब किसी ने इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए और हमारे सोल्जर्स को ध्यान में आया, तो वो गए उनको ढूंढने के लिए। सर्च पार्टी थी जो उनको खोजने के लिए गई। ऐसे में कैसे उन्होंने इनिशियली नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इनको नेस्त नाबूद किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, नापाक इरादों पर पानी फेरा जाएगा, ऐसी बातें सेना के उच्च अधिकारियों की तरफ से कही जाती रही। लेकिन उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान से बातचीत करने के हवाले से एक बार फिर से कही गई है, उस पर क्या राय है?
मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये स्टेटमेंट देते हैं, ये कहीं न कहीं मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की उसको एक नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए। उनके बारे में पाकिस्तान के एक तरफ बंदूक रखकर हमारे कनपट्टी पर रखकर हम उनके साथ बातचीत कर सकते हो नहीं सकता। आखिर जब से 1947 से कितनी बार बातें हुई। ठीक है, बातचीत और बात साथ साथ नहीं हो सकता। आपका कहना है कि कनपट्टी पे अगर बंदूक कोई देश रख रहा है तो उससे बातचीत हम क्यों करेंगे, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब मौजूद हैं। इरफान हफीज लोन साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे। इवन आप भी बातचीत की वकालत वक्तन फवक्तन करते रहे पाकिस्तान के साथ। आज जो लॉसेस हुए हैं हिंदुस्तान को वो हम सबके सामने हैं। हालांकि 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। राजौरी के इलाके में जो मुठभेड़ हुआ, नरला इलाका, वहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं। जबकि साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें लॉस हुआ है। क्या ऐसी घटनाओं को देखते हुए भी ये कहा जाना दुरुस्त है कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे तभी ऐसी घटनाओं में कमी आएगी? देखिए सना जी, मैं सबसे पहले वाकई बहुत दुख की बात है, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द बेरीविट फैमिलीज। वाकई ही जो पेन है, ये इरेपरेबल लॉस है। जब भी कोई ह्यूमन लॉस, हमारा फेलो ह्यूमन इस तरीके से चला जाता है तो वाकई ही बहुत दुख की बात है। सो वी कैन नॉट एक्सप्रेस द पेन, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। और मैं ये कहना आपको चाहता हूं कि ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, सॉरी दिस बुलेट वायलेंस, इट स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज। एक ही भाषा जानता है ये, वो हुआ खून। एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मीजरीज ट्रामा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब असैसिनेट हुए, गोलियों के शिकार बने। तो हम इस कश्मीरी लोग 1 लाख लोग मारे गए, हम इस दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन जो यहां पर महत्वपूर्ण बात है, हम ये हमेशा कहते हैं कि हम ये ब्लड शेड, ब्लड बात, आज जिस तरीके से ये दर्द हम देख रहे हैं, हम ये झेल रहे हैं 30 सालों से। और अगर वाजपेयी जी कहते हैं कि कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत में हम ये हल करेंगे, तब भी गोलियां थी, लेकिन वो बातचीत के लिए हामी थे, बातचीत के। हम यही चाहते हैं कि ये खून रुके। अगर बातचीत से रुकता है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आप इसे केवल थ्रू द प्रिज्म ऑफ मिलिट्री एक्शन से ना देखिए इस समस्या को, आपको इसको इंसानियत से देखिए। आज आप कर्नल साहब, मेजर साहब, हमारे युवा ये डीएसपी साहब, उनके परिवार पे क्या बीतती होगी आप अंदाजा करिए। तो हमें उसमें थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी देखना होगा कि इससे हम कैसे, अब 30 साल, सना जी 30 साल से हम झेल रहे हैं, 30 साल से हम झेल रहे हैं, किस तरीके से ये ब्लड बात हम देख रहे हैं। तो हम समझते हैं, अगर फारूक साहब, क्या कोई भी कहता है कि अगर बातचीत से ही ये रुक जाए, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान या कोई जो है भाई वहां से ये इसको बढ़ावा मिलता, तो हम कहते हैं बातचीत करिए, हो सकता है मिलिट्री लेवल भी करिए और एक्शन करिए, लेकिन साइमल्टेनियसली बातचीत से भी उसको भी प्राथमिकता दीजिए। और हमारा देश जो है, भारत देश जो है, ये एक लोकतंत्र है, ये गांधी जी का देश है। और प्रधानमंत्री जी, आप स्टेटसमैन बन जाएंगे, आपका रुतबा बढ़ जाएगा अगर हम कश्मीरियों को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे राजनीतिक अधिकार को संविधान में वो हमें दे देंगे और कश्मीर को सोचाएंगे ताकि कोई इस तरीके से कोई मां अपने लाल को ना खोए। आप सुन रहे थे कि 30 सालों से वो हैं। कह रहे हैं कि बतौर कश्मीरी इन तमाम चीजों को वो झेलते हुए आए हैं। वो इस दर्द को भी समझने की दूसरे हिंदुस्तान को कोशिश पर जोर दे रहे हैं कि वो मतलब कश्मीरी क्या कुछ कश्मीर में फील करते हैं और क्या कुछ समस्याएं उनके साथ होती रही हैं। उस दर्द को वो कह रहे हैं कि मैं आया करना चाहता हूं। साथ ही इस बात पर भी वो जोर दे रहे हैं कि आर्मी एक्शन एक तरफ, बातचीत का रास्ता एक तरफ। क्या ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती हैं? दोनों एक साथ नहीं चल सकती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया। क्या भारत जैसे विश्व गुरु की राह पर चलने की बात भी हो रही है, तो क्या ये चीज नहीं हो सकती कि जहां से खून की नदियां बहाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जाए? देखिए सना जी, ये सवाल मेरे को है जी, आपको। तो आप सुनिए, मेरे को ये बताइए, ये लोन साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर करी, एक बड़ा अच्छा भाषण दिया और बड़े कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए। परंतु उनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 70 साल से क्या हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहे थे?
या पिछले 70 साल से हम पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी में उनको नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड नहीं हमने शुरू किया, बातचीत नहीं करी। और फारूक साहब जो बोल रहे हैं कि भाई उनके साथ बातचीत करिए, और फारूक साहब को ये पूछिए कि ये जो फॉरेन ट्रेन मिलिटेंट्स हैं, ये लोकल जो थे वो फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए जाते कब थे, कैसे गए, कब गए, और कब वो लाल चौक में आवाज लगती थी मुजफ्फराबाद की कि गाड़ी जाने के लिए, कब वहां पाकिस्तानी करेंसी आती थी, वो कैसे आती थी? तो फारूक साहब भी तो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये सवाल जो बातचीत करने का है, बातचीत करके हमने देख लिया, परंतु मैं ये भी नहीं कहता कि मिलिट्री सोल्यूशन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। हाँ। मिलिट्री सोल्यूशन की जो वैलिडिटी है मेरे ख्याल में अभी वो कम हो गई है, उसमें जितनी सक्सेस आनी थी आ चुकी है। अभी हमने यहाँ पे लोगों को एम्पावर करना है, उनको पॉलिटिकल सोल्यूशन देना है और पाकिस्तान को एट बे ही रखना है। लोगों को यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान उनके किसी भी हालत में उनका आका नहीं बन सकता, उनके किसी भी फेवरेबल स्कीम में नहीं आ सकता। इवन महाराजा हरि सिंह के जमाने में भी जब ये 35 ए जो आपने लाया है, ये 1927 में इसीलिए बात बनी थी कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान पंजाबीज हैं वो JNK के अंदर ना आके नौकरियां ले सकें या उनको डोमिनेट कर सकें। तो ये एक गलत बात है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इस लड़ाई लड़ने के लिए ये जो लोन साहब ने इतने बढ़िया भाषण दिया, इनको बोलिए आप सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दीजिए। जो आदमी उनको सिंपथाइजर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करिए, क्योंकि आज कहीं और इंसिडेंट हुआ है कि किसी और के घर के माँ बाप बच्चे भाई बहन मारे गए हैं, कल को ये इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप मिलकर के एक सिक्योरिटी इरफान हफीज लोन साहब आपको मशवरा ब्रिगेडियर दीवान साहब दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि क्या 70 सालों से बातचीत हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा था? देखिए, मैं रिस्पेक्टेड ब्रिगेडियर साहब से बताना चाहता हूं, ये कोई भाषण नहीं है, ये हमारी भावना है कि कश्मीर में हमने क्या क्या झेला है। कोई भी मरे, सेना का हम कोई जवान हम खोते हैं, पुलिस से किसी जवान को खोते हैं, कोई सिविलियन मरता है, अल्टीमेटली एक मां बाप अपने लाल को खोते हैं। मैं इस बात आपको बताना चाहता हूं कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं। बहुत से हमारे मैन इन यूनिफॉर्म जो है उन्होंने कई दफा कहा है मिलिट्री एक्शन अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप परमानेंट सोल्यूशन हल चाहते हैं, कश्मीर का शांति चाहते हैं, तो इसमें रिक्विजिट है, मैंडेटरी है कि आप कश्मीर समस्या को राजनीतिक लेवल पे हल करें। ये बात भी सही है इरफान हफीज लोन साहब, ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता रहा है कि जो बंदूक की नोक हमारी तरफ रखेगा हम उससे बातचीत नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे शुरू होगा ये बातचीत का सिलसिला जो आप कह रहे हैं? देखिए सना जी मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सना जी, सरकार ने यह भी कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे, कोई किलिंग नहीं वहां पर होगी। जम्मू कश्मीर में आज भी अफसफा है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, सबसे ज्यादा सेना के लोग मेरे यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, लाखों में फोर्सेस है, टारगेट किलिंग्स हुई, यहां पर कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए। आज का एनकाउंटर आपके सामने है और आपने कहा था कि 370 हट जाएगा, कश्मीर सुलझ जाएगा, वहां पर कोई इंसिडेंट नहीं होगा। आज मैं इनसे पूछता हूं बीजेपी के लोगों से, पार्लियामेंट के पत्थर से, पार्लियामेंट के फ्लो से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ये बात कही गई थी, जिसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इरफान हफीज लोन साहब। उन्होंने कहा था कि 370 के हवाले से जो बड़े बुलंद बांग दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किए गए थे, उसका रिजल्ट हमारे सामने आज भी तो इनकाउंटर हो रहे हैं, कुछ तस्वीर नहीं बदली। देखिए साना जी, पहले तो इस बात को समझ लीजिए, इमोशनल होकर हम ये कहें कि सिर्फ एनकाउंटर्स में डेथ्स हो रही है। पाकिस्तान जो नैर्को टेररिज्म कर रहा है, जिस प्रकार से ड्रग्स को बेच रहा है, उससे कश्मीर में हर दिन डेथ्स नहीं हो रही है क्या? हाँ। जब उनके साथ हम बातचीत करते थे तब देश के अनेक हिस्सों में, चाहे वो बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, वाराणसी हो, कहां पर ब्लास्ट नहीं होकर लाशें नहीं बिछ रही थी? क्या हमने कोशिश करके, वाजपेयी साहब ने जिनका ये बड़ा नाम ले लेते हैं, क्या वो बस लेकर लाहौर नहीं गए? क्या नरेंद्र मोदी जी किसी भी बहाने से पाकिस्तान को ये नहीं बताने चाहिए लेकर गए, उनको पहले अपने स्वेरिंग सेरेमनी में बुलाकर कोशिश नहीं की क्या? लेकिन पाकिस्तान सुधर रहा है क्या? इश्यू ये है कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, जो देश बैठा है, वो सुधरने का कोई नाम ले रहा है क्या? आज कश्मीर में जो टेररिज्म के साथ साथ जिस ढंग से ड्रग्स के साथ जो हमारे बच्चे शरीक हो रहे हैं, तो उसका क्या?
तो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती, यह केंद्र सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया है। अगर बातचीत करनी है कश्मीर के उन लोगों के साथ की जाए, कश्मीर के नौजवान के साथ, और उसके लिए 370 हटने के बाद इतने ऑप्शंस ओपन हो गए। इसमें इसीलिए तो अगर आप देखेंगे, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, चाहे वो बाकी चीजें हैं, उसमें ग्राफ तो टेररिज्म का भी नीचे आया ही है, बाकी चीजें ऊपर आने लगी है। ठीक। हाँ, इरफान हफीज लोन साहब का लास्ट कमेंट, फिर एक सेकंड। हाँ, अब बहुत सारी चीजों का ग्राफ नीचे आया, टेररिज्म की घटनाएं जो है वो कम हुई है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े का हवाला दे रहे इरफान हफीज लोन साहब। सना जी ये युवा की बात कर रहे हैं। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, एक बात मुझे रखनी है, बहुत जरूरी बात है। ये युवा की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, यहां पर 70% लोग जो है अपनी आमदनी हॉर्टिकल्चर एप्पल से ले लेते हैं, और इन्होंने उस एप्पल पे फॉरेन एप्पल को लाया और उस पर 20% जो ड्यूटी लगती है उसे कम कर दिया। उसका मतलब होगा हम उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ ये अन्याय है, हिमाचल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमारे रोजगार पे ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सिर्फ वो रिटेलिएटरी जो था उसके साथ दो देशों के बीच में समझौता हुआ, उसमें कमी आई है। सिर्फ वो जो रिटेलिएटरी था उसको आप बताइए। बहुत शुक्रिया, आप सरकार को बताइए, सरकार भारत सरकार क्लियर करे, हम 20% ड्यूटी फॉरेन एप्पल पे, अमेरिका के एप्पल पे नहीं कम कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, ये हम आपसे कहना करें कि इसका स्पष्टीकरण करिए। जम्मू कश्मीर का आवाम, फ्रूट ग्रोवर, एप्पल किसान, जो किसान है वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर विपक्षी दलों की और आम जनों की बात करें तो उनका ये कहना है, एक वाले बात पर आप लोग इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार से विपक्षी दलों की मांग है कि अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो उससे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फिर केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से इसे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलिएटरी फोकस ये टैरिफ के हवाले से बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही, जो अजय भारती साहब ये कह रहे थे। लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले के मुकाबले 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, इस 15% ही कर दिया गया है। इसलिए ये तमाम लोग जो काश्तकार हैं वो परेशान और चिंता में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 100 के ऊपर जो 20 रुपए बढ़ रहे थे उस पे ही कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस या तब्दीलियां लाई गई हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ब्रिगेडियर धीमान साहब आपका, इरफान हफीज लोन साहब और साथ ही साथ अजय भारती साहब आपका, और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े डॉक्टर SP वैद साहब का भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।